पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम थोड़ा लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। यह है आपका यूनिट 3 में बुलेट नंबर 4। दीपा का आवाज नहीं आ रहा है, कुछ सुस्त लग रही है क्या दीपा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। क्या बोल रही है? कनेक्टिंग होने लगा था सर, उनका अच्छा से कनेक्ट नहीं हो रहा है, बार बार रिकनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। म्यूट सब लोग म्यूट करो। चलो जल्दी जल्दी अब कवर करेंगे। ऊपर से अब आपको समझा दिए, अब आगे हम को फास्ट चलने में आसानी होगी। क्या है आपका 3.4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन पाथवे। एक्टिवेशन पाथवे इसका बायोलॉजिकल फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। ये कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंट हो जाने से क्या क्या तकलीफ हो जाता है, बीमारी हो जाता है आदमी में। The term complement refers to a set of serum proteins that cooperates with both the innate and the adaptive immune system to eliminate blood and tissue pathogens. क्लियर है ये लाइन? तुम लोग क्लियर क्लियर बोलते चलो आगे भागते चलेंगे। क्लियर है? क्योंकि इतना समझा देने के बाद ये सब क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? The term complement refers to a set of serum proteins. यस सर। हाँ हाँ इनेट और दोनों से कहा। यस सर। हाँ that cooperates with both innate and the, ठीक है, ए सेट ऑफ सीरम प्रोटीन्स है, यानी सॉल्युबल प्रोटीन है, सीरम में मौजूद है। ओके, विथ बोथ इनेट एंड द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स टू एलिमिनेट ब्लड एंड टिश्यू पैथोजेंस। टिश्यू पैथोजन ब्लड में हो चाहे टिश्यू में हो, दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट पाथवे उसको एलिमिनेट करेगा। लाइक द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, complement proteins interact with one another in catalytic cascades। जैसे ब्लड क्लॉटिंग में डिफरेंट फैक्टर्स, फैक्टर 7, 8, 9 सब एक कैस्केड ऑफ इवेंट है। एक हाइड्रोलाइज होता है तो उसका एक फ्रेगमेंट एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, जाइमोजन के फॉर्म में होता है जो कि इनएक्टिव होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो एक कैस्केड है, कैटालिटिक कैस्केड है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी इसी प्रकार का कैटालिटिक कैस्केड है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इंटरैक्ट इन दिस वे विथ वन अनदर इन कैटालिटिक कैस्केड। वेरियस कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स बाइंड एंड ऑप्सोनाइज बैक्टीरिया। यहाँ थोड़ा सा ये समराइज किया, एब्स्ट्रैक्ट है एक्चुअली पूरा कॉम्प्लीमेंट कि फंक्शन को समराइज कर रहा है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स जो है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स जो है वो ऑप्सोनाइज करते हैं बैक्टीरिया को। हम आपको दिखाया ही, ऑप्सोनाइज कौन कर रहा था? C3b फ्रेगमेंट। ओके, C4b भी करता है ऑप्सोनाइज। तो ऑप्सोनाइज कर रहा है, कहाँ पढ़ते हैं? वेरियस ऑप्सोनाइजेज बैक्टीरिया and as a result of that rendering them susceptible to receptor mediated phagocytosis। ऑप्सोनाइजेशन की वजह से क्या हुआ? रिसेप्टर मीडिएटेड फेगोसाइटोसिस हो गया। रिसेप्टर इज, क्योंकि वो C3b C4b रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ phagocytes। ओके, receptor for C3b and C3b and C4b is C3b and C4b is complement receptor 1 which is present on the surface of phagocytes। तो ये इसको ऑप्सोनाइज किया हुआ है, तो रिसेप्टर ऑप्सोनिन से बाइंड किया, तो फिर वो प्लाज्मा पैथोजन के एकदम नजदीक में आ गया आपका मैक्रोफाज। बाय मैक्रोफाजेस which express membrane receptors for complement proteins। यही membrane receptor है complement proteins का। कौन सा complement protein? जिससे ऑप्सोनाइज हो रहा है, यानी C3b and C4b। Other complement proteins elicit inflammatory responses and the smaller fragments that I told you already, like C4a, C5a and C3a, these are anaphylatoxins, smaller fragments which are initiating the inflammatory reaction। okay, C3a, C5a, smaller fragments। so larger fragments are opsonin, smaller fragments are eliciting the inflammatory response। and it is also
एक्टिंग एज ए इंटरफेस विद द कंपोनेंट्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इंटरफेस भी है। एंड इट क्लियर, क्योंकि एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, एंड इट ऑल्सो क्लियर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्लियर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द सीरम। ये हम एक बार डिस्कस किए हैं आप लोग के क्लास में। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्लियरेंस, आरबीसी के सेल सरफेस पर CR1 प्रोटीन होता है एंड CR1 प्रोटीन कैचेस द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड लीवर में कुफर सेल है एंड दैट डिस्ट्रॉयज द इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर की कभी बताए हुए होंगे आपके क्लास में, ठीक है? सर बताए थे। हाँ, ये सर। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। एंड और दे एलिमिनेट एपोप्टोटिक सेल्स ऑल्सो, यानी अपना खुद का सेल जिसका एपोप्टोसिस हो गया है या हो रहा है उसको भी ये एलिमिनेट करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इन्नेट इम्यूनिटी का भी कंपोनेंट है ये, एडेप्टिव इम्यूनिटी का भी कंपोनेंट है, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स क्लियर कर रहा है, हमारे एपोप्टोटिक सेल्स को लाइज कर रहा है। ओके, एंड नॉट ओनली दिस, दे आर इनिशिएटिंग इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ऑल्सो। अब ये बात अलग है कि ज्यादा एक्टिवेट हो गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, एंड दे आर किलिंग द बैक्टीरिया बाय द फेगोसाइटोसिस ऑल्सो, सो बिकॉज दे आर ऑप्सोनाइजिंग, एंड अंत में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करके मार देता है। एक तो ऑप्सोनाइज करके भी मार सकता है, ये मारता है, और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करके मारता है। दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी, ऑप्सोनाइज करके भी और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके भी। और एक आर्म इसका इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी क्रिएट कर दिया, यानी वो पूरा माइक्रो एनवायरनमेंट, वहां माहौल भी तैयार कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। कौन कौन है? अनामिका, बाबुल, दीपा, दिशा, सुंदर, सुशीलता, स्नेहा, तारक, तस्नीम, अच्छा जो भी आता है। अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एलिसिटेड। ओके, अब देखिए ये क्या करता है। हम बताए ही पहले आपको, फाइनल स्टेप में क्या होता है। फाइनली ए मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स असेंबल्ड फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स directly kills some pathogens by creating pores in microbial membranes. फाइनल स्टेप में मैक का फॉर्मेशन हुआ, उससे पोर क्रिएट हुआ। क्लियर है ये? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बोलो यार। यस सर। यस सर। The biological importance of complement is emphasized both by the pathological consequences of mutation in the genes encoding complement proteins as well as by the broad range of strategies that have evolved in microorganisms to evade it. तो इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमको तब पता चला जब हम लोगों ने कुछ ऐसी बीमारियां देखी जिसमें जीन में म्यूटेशन था, जिस वजह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स डिफेक्टिव हो गए। तब वो बीमारियों से हमको पता चला कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। एज वेल एज जब पैथोजन जो है कोई स्ट्रेटजी अपना करके इवेड कर जाता है इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पाथवे को, तब हमको समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इस लाइन का मतलब ये है। Research on complement began in 1890s when Jules Bordet at Institut Pasteur in Paris showed that sheep antiserum to the bacterium Vibrio cholerae caused lysis, yani membrane destruction of the bacteria, and that hitting the antiserum destroyed its bacteriolytic activity. कहने का मतलब है कि जूल्स बॉर्डेट 1890 में पाश्चर इंस्टीट्यूट में, ठीक है, सीप में एंटी सीरम प्रोड्यूस हुआ है। सीप एंटी सीरम, सॉरी, सीप में एंटी सीरम प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, अगेंस्ट हुम, विब्रियो कॉलरी के अगेंस्ट। विब्रियो कॉलरी क्या है? कोलरा काउज करने वाला बैक्टीरिया है। तो विब्रियो कॉलरी इंजेक्ट करा दिया गया सीप में, तो सिप के अंदर, और लेकिन ये विब्रियो कॉलरी किसका था?
ये मुर्गियों में कोलरा काउज करने वाला बीमारी था। अब देखिए आप 1800, आपको याद होगा 1800 हम पढ़ाए 1881 में और 1881 में रेबीज का वैक्सीन आया। 1880 में फर्स्ट टाइम दिखाया, लुईस पास्चर ने किया था। पहले सीप का आया था, आपका नहीं, पहले हेन का आया था इन सीप विब्रियो कोलरा के अगेंस्ट, एंड देन रेबीज का आया था। तो इसी का स्टूडेंट है ये पास्चर का। तो ये इसने वर्क किया कोलरा के ऊपर, उसने काम को आगे बढ़ाया। पास्चर का किया हुआ, क्योंकि 1895 तब तक बूढ़ा हो चुका था पास्चर काफी, यहाँ इस समय तक 5 साल बाद मर भी गया 1895 में। इसका स्टूडेंट था, उसने काम को आगे बढ़ाया। उसने क्या किया कि सिप में जो एंटी सीरम प्रोड्यूस हुआ, ये विब्रियो कोलरी जो है बीमारी काउज कर रहा है मुर्गी में, सिप में नहीं काउज कर रहा है बीमारी, तो सिप में ये दे दिया, इंजेक्ट कर दिया। ओके, तो सिप में इंजेक्ट करने की वजह से, चूंकि ये बीमारी नहीं भी काउज कर रहा है, फिर भी इसकी पैथोजेनिटिसिटी तो है, ये फॉरेन मॉलिक्यूल है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हुआ। ओके, एंटीबॉडी डेवलप होने से सिप का एंटीबॉडी डेवलप हुआ, और एंटी सिप का एंटीबॉडी वाज डेवलप्ड अगेंस्ट होम, विब्रियो कोलरी पैथोजन के अगेंस्ट, और इसकी वजह से लाइसिस हुआ, मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरिया हैपेंड। तो आप कह सकते हो कि हो सकता है इसमें एंटीबॉडी भी हो, सिप का एंटीबॉडी, सिप में एंटी सीरम प्रोड्यूस हुआ, तो विब्रियो कोलरी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। ओके, बट वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको लाइसिस दिखेगा नहीं, but at the end result you are seeing that destruction of the means Vibrio cholerae, bacterium Vibrio cholerae was dying. उसने क्या किया, फिर ऐड कर दिया एक स्टेप और। उसने क्या किया, इस एंटी सीरम को सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस सिप एंटी सीरम को हीट कर दिया। हीटिंग द एंटी सीरम डिस्ट्रॉयड इट्स बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी। हीट कर जाने की वजह से इसका मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन बंद हो गया उसमें। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन किसका हो रहा है, मुर्गी का, सॉरी मुर्गी का बोल रहे हैं, विब्रियो कोलरी बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया। हाँ। ठीक है, तो हीट देने से एंटी सीरम का जो ये बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी था वो डिस्ट्रॉय हो गया। बट सरप्राइजिंगली अब उसने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। सरप्राइजिंगली द एबिलिटी टू लाइज द बैक्टीरिया वाज रीस्टोर्ड टू द हीटेड सीरम बाय एडिंग फ्रेश सीरम दैट कंटेन नो एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज। अब क्या किया उसने, ध्यान देना यार, पहले क्या किया था, सिप में विब्रियो कोलरी को इंजेक्ट कराया, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने, तो वो सीरम में एंटीबॉडी है, दैट इज द सिप एंटी सीरम। अब सिप एंटी सीरम से लाइसिस हो रहा था, मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन ऑफ द विब्रियो कोलरी वाज हैपनिंग, ये हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में। फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, हीट से ट्रीट कर दिया इस एंटी सीरम को, और उसके बाद देखा तो लाइसिस नहीं हुआ। दूसरा में क्या किया इसने, जो हीट ट्रीटेड एंटी सीरम था उसमें ऐड कर दिया फ्रेश सीरम। किसका, फ्रेश सिप का, एक ऐसे सिप का जिसको विब्रियो कोलरी से ट्रीट नहीं किया, इंजेक्ट नहीं किया गया था। एक दूसरा सिप जिसमें विब्रियो कोलरी नहीं दिया गया, एक सिप में विब्रियो कोलरी दिया गया था, तो उसका एंटी सीरम को हीट ट्रीट कर दिया गया। दूसरे सिप का जो सीरम लिया गया, यानी फ्रेश सीरम, एडिंग फ्रेश सीरम दैट कंटेंट नो एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज। तो दूसरा सिप में तो जिसमें विब्रियो कोलरी इंजेक्ट नहीं किया तो उसमें एंटीबॉडी होगा नहीं, तो उसका सीरम जब इस हीटेड सीरम को ऐड कर दिया गया जब, ठीक है, तब जो है लाइटिक एक्टिविटी जो है रिस्टोर हो गया, लाइटिक एक्टिविटी फिर रिस्टोर हो गया। तो इसका मतलब ये निकला, बॉर्डेट जो है कंक्लूजन निकाला कि बैक्टीरियोलाइसिस जो था, एटलीस्ट इट इज रिक्वायर्ड बाय 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस।
एक कंपोनेंट हीट स्टेबल है, दैट इज एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीबॉडीज रिसेप्टर ये सब का उस समय कंसेप्ट आ रहा था। ओके, और बाद में पता चल ही गया दैट बाउंड टू द बैक्टीरियल सरफेस। और उस समय तक ये नहीं पता था कि एंटीबॉडी जो है सिक्रीट भी होता है। ये था कि उसमें एंटीबॉडी टर्म भी नहीं था, रिसेप्टर टर्म था। तो ये था कि ये सब सेल के ऊपर होते हैं प्रेजेंट। That is why they were called heat stable, and the antibodies are heat stable, comparatively heat stable than globulins, than the serum globulins. ये भी ये भी globulin ही है, that bound to the bacterial surface. The heat stable specific antibodies that bound to the bacterial surface. Okay, so bacterial lysis required two different substances: heat stable specific antibodies that bound to the bacterial surface, and a second heat labile yani heat sensitive component responsible for the lytic activity. तो इसका पता कैसे चला? इसी से चला, क्योंकि जब हीट दे दिया था सीरम को तो लाइसिस नहीं हो रहा था एंटी सीरम में, और उस एंटी सीरम में जब ऐड किया गया दूसरे एनिमल का फ्रेश सीरम जिसमें विब्रियो कोलोरी नहीं इंजेक्टेड था, तो उसके ऐड होने की वजह से तो कुछ कंपोनेंट उसमें हीट सेंसिटिव था जो ऐड होने से इसमें लाइटिक एक्टिविटी रिस्टोर हो गया। तो ये फेमस एक्सपेरिमेंट था। बाद में फिर पॉल एलरिच भी आगे काम किया बर्लिन में इंडिपेंडेंटली। ओके, एंड यही जो है सो इस टर्म को क्वाइन किया था, नाम दिया इसी ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, बिकॉज he defined this as the activity of blood serum that completes the action of the antibody. एंटीबॉडी का काम अधूरा है इस सिस्टम के बिना। तो उसने ना कहा कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम की एक्टिविटी जो है ब्लड सीरम को, the activity of this component which is present in the blood serum is completing the action of the antibody. That's why it is a complement system. बाद के सालों में researchers have discovered that the action of complement is the result of what? Interactions among a complex group of more than 30 glycoproteins. 30 से ज्यादा glycoproteins हैं. Most complement components are synthesized in the liver by hepatocytes, although some are also produced by other cell types, including blood monocytes, tissue macrophages, fibroblasts, and epithelial cells of the gastrointestinal and genitourinary tracts. ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली कंप्लीमेंट कंपोनेंट का जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर्स हैं। ओके, द सॉल्युबल फ्रैक्शन जो 30 जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम कम्स फ्रॉम हेपेटोसाइट्स। द रिसेप्टर्स are synthesized from the cells on which they are present. Suppose on monocyte complement receptor 1 is present, on tissue macrophages also it is present, fibroblast also it is present, but the density of the copy number of the receptors complement receptor 1 is different in these different types of cells. Copy number different है but CR1 same है। okay, आरबीसी के ऊपर भी है। Complement components constitute approximately 15% of the globulin protein fraction in the plasma, and their combined concentration can be as high as 3 milligram per ml. Okay, ब्लड के 1 ml में 3 मिलीग्राम जो है ये कंप्लीमेंट सिस्टम का 30 ग्लाइकोप्रोटीन का वजन है। 30 ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? सॉल्युबल है, रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड भी अलग से है जो कि प्रेजेंट है कहां पर, हम बार बार समझा रहे हैं, मोनोसाइट, टिश्यू मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल सेल, आरबीसी एंड अदर डब्ल्यूबीसीज। बट दीज 30 glycoproteins are coming from the hepatocytes synthesizing liver. So तो इसका पूरा जो रिpertoire है वो बहुत बड़ा है, 3 मिलीग्राम पर ml है, काफी ज्यादा है। इन एडिशन तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इतनी ज्यादा मात्रा में है ब्लड में प्रोटीन। ये
In addition, several of the regulatory components of the system exist on the cell membrane, जिसको हम बता रहे थे अभी, complement receptors. So the term complement therefore now embraces glycoproteins distributed among the blood plasma and cell membranes. अब ये फाइनल ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट देयरफॉर नाउ एम्ब्रेसेस, सबको मिलाने से मिलाया, इंक्लूड किया, कौन कौन, ग्लाइकोप्रोटीन 30 वाले जो कि ब्लड प्लाज्मा में है, और सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 फंक्शनल कैटेगरीज, इसी के आधार पर, यानी 30 ये और 15 के लगभग 40-45 प्रोटीन है, ये सब मिलके 7 कैटेगरी में इनको बांटा गया है काम के आधार पर। अब हम आपको बताएंगे, बोर तो नहीं हुए हैं आप लोग? नो सर, नो सर, बोर नहीं हुए? ठीक है, ओके, वन बाय वन हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम पहला जो फिगर बताए थे, क्या जरूरी है, इनिशिएशन होने के लिए कुछ प्रोटीन्स जरूरी होगा। ओके, सो दीज आर द इनिशिएटर्स। ओके, so now see, initiator complement components. These proteins initiate their respective complement cascades. पहले कंपोनेंट पढ़ लीजिएगा तो आगे हम लोग पाथवे को पढ़ेंगे तो आसानी होगा आपको पकड़ने में, क्योंकि बहुत सारा कंपोनेंट्स है, कंफ्यूज हो गए तुम। 1 2 A B C R S 4 5 2, बहुत सारे ऐसे ऐसा मिलेगा। पहले सबको पहचानिए कि कौन क्या क्या है नाम से। These proteins, initiator complement components, are those proteins which initiate their respective complement cascades. तो सब कॉम्प्लीमेंट मतलब पाथवे का अलग अलग टाइप ऑफ इनिशिएटर प्रोटीन है। 3 पाथवे हैं इनिशिएशन के, इसके अलग इनिशिएटर प्रोटीन्स हैं, इसके अलग हैं एंड इसके अलग हैं। अल्टरनेट, क्लासिकल एंड लेक्टिन, दोनों तीनों का अलग अलग है। These proteins initiate their respective complement cascades by binding to particular soluble or membrane bound molecules. या तो soluble molecule है या membrane bound molecule है। तो हम देखेंगे डिफरेंट पाथवे में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जैसे क्लासिकल पाथवे में membrane bound molecule से स्टार्ट होता है। Once it is found, क्या, complement initiators once bound, oh sorry, found नहीं, bound लिखा, once bound to their activating ligand. कौन, इनिशिएटर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स जब एक्टिवेटिंग लाइगेंड से बाइंड किए, दे अंडरगो कन्फॉर्मेशनल अल्टरनेशंस, उसका 3 डायमेंशनल चेंज हो जाता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स के, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द चेंज, उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाता है। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा कि हर जगह ये जो है आपको टर्म आएगा कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से जब बाइंड करता है तो उसका 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। ओके, कभी कभी, और या नहीं तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से जब बाइंड करता है तो एक छोटा कंपोनेंट उससे क्लीव आउट होता है, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, एक बड़ा कंपोनेंट अलग क्लीव होता है। तो ये कॉमन है पूरे पाथवे में, आप देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशिएशन से कन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है, एंड द C1Q, अब एग्जांपल क्या क्या है इनिशिएटर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स का, द C1Q कॉम्प्लेक्स। C1Q कॉम्प्लेक्स जो है इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्लासिकल पाथवे। मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन जो है आपका, ये आपका लैक्टिन पाथवे का इनिशिएशन करता है, एंड द फाइकोलिन्स आर द एग्जांपल्स। फाइकोलिन्स जो है, फाइकोलिन्स कहां से लिया, 1 second, what are phycolins? Phycolin are a group of oligomeric lectins with subunits consisting of both collagen-like long stretches. अच्छा, ये हम देखेंगे बाद में। तो आप देख लीजिए, एक मोटा मोटी याद रख लीजिए, C1Q याद रखिए, MBL याद रखिए। फाइकोलिन हम, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, क्यों यहाँ लिखा है। ओके, देखेंगे आगे हम।
अब सेकेंड जो है कैटेगरी जो है, सर मतलब ये तीनों का ये कंप्लीमेंट कंपोनेंट है, हाँ तीनों पाथ, इनिशिएटर कंप्लीमेंट कंपोनेंट हुआ ना सर, ये हाँ तीनों। तीनों पाथवे का अलग अलग इनिशिएटर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स अलग अलग है तीनों के, ठीक है। क्यों क्लासिकल पाथवे जो है एक्टिवेट होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब मिल जाता है C1q को, तब C1q ढूंढते रहता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कहाँ मिलेगा इसको। ओके, आगे हम बताएंगे C1 को कैसे मिलता है। ओके, तो इसका अलग टाइप ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है और इसका अलग है, MBL है, और इसका यहाँ टिकिंग ओवर होता है C3 पर। अब हम दिखा रहे हैं आपको, ये फाइकोलिन मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्या कैसे आ गया यहाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक भी लग रहा है, डॉट कहीं से आया है। अच्छा, इस पर हम बाद में ध्यान देंगे। अब आते हैं सेकेंड फंक्शनल कैटेगरी, एंजाइमेटिक मीडिएटर्स। तो अब इनिशिएशन मीडिएटर्स हो गया, कुछ एंजाइमेटिक मीडिएटर्स भी है। सेवरल कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स आर एंजाइमेटिक मीडिएटर्स लाइक C1R। C1 कंपोनेंट जो है, C1 जो है एक बहुत बड़ा लार्ज कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर Q है, R है, S है। ओके, हम आगे बताएंगे आपको। तो इसमें C1R जो है और C1S, जिसका C1 लार्ज कॉम्प्लेक्स है, इसमें इस लार्ज कॉम्प्लेक्स का C1Q कंपोनेंट जो है वो इनिशिएशन का काम कर रहा है क्लासिकल पाथवे में, और इस C1 का C1R कंपोनेंट एंड C1S कंपोनेंट जो है यह सीरीन प्रोटीएज है, एंजाइम का काम करता है इन क्लासिकल पाथवे। और MASP2 भी एंजाइम है, ये आपका हो गया लैक्टिन पाथवे का, एंड फैक्टर बी जो है आपका अल्टरनेट पाथवे का एंजाइम है C3 कन्वर्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो these components are the enzymatic mediators, are proteolytic enzymes that cleave and activate other membranes of the complement cascade. Some of these proteases are activated by binding to other macromolecules and undergoing a